हेलो एवरीवन। आज हमारा चलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 16। तो हमारा सेक्शन 16 कहता है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बताता है। तो हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस कहाँ डिफाइंड है? हमारे सेक्शन 16 में डिफाइंड है। तो हमारे इसका सेक्शन 16 का क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है? A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in the position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। ठीक है। तो इसमें कहता है कि इसमें दो पार्टी होती हैं, एक पार्टी ये रही और दूसरी पार्टी हो गई ये रही छोटी सी। तो इसमें कहता है कि ये इन दोनों पार्टी के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो कि इंड्यूस किया जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस से। ठीक है। तो इसका मतलब होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का कि दो पार्टी के बीच में रिलेशंस इस टाइप का होता है। ठीक है। इनके बीच जो रिलेशन है, इनके बीच का रिलेशन इस टाइप का होता है कि एक पार्टी जो है, ये वाली पार्टी इज इन द पोजिशन ऑफ डोमिनेट। ये क्या है? ये डोमिनेटिंग पोजीशन पे होती है। डोमिनेटिंग किस चीज़ को लेके? जो इस पर्सन की विल है, ये विल को डोमिनेट कर सकता है। ये पर्सन इस पर्सन की विल को डोमिनेट कर सकता है। ठीक है। और जब इस पोजीशन को यूज़ करते हुए, जब ऐसी पोजीशन को यूज़ करते हुए हम इस पर्सन की विल को कंट्रोल करके हम कोई इस पर्सन से अनफेयर एडवांटेज ले लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे एडवांटेज से जो कॉन्ट्रैक्ट आता है या फिर ऐसे एडवांटेज जो कंसेंट दी जाती है, वो कंसेंट मानी जाएगी, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से दी गई है। ठीक है। लिखा है ना, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन बिटवीन सबसिस्टिंग between the parties are such that one of the parties in the position to dominate the will of other। ये डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, किसको? दूसरे की विल को डोमिनेट करने के लिए। एंड यूजेस दैट पोजीशन, और इस पोजीशन का यूज़ करता है वो टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। तो इस कोई अनफेयर एडवांटेज को ऑब्टेन करने के लिए वो इस डोमिनेटिंग पोजीशन का यूज़ करता है वो। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारा कोई एक होता है हमारा टीचर, ये हो गया टीचर, और एक होता है हमारा स्टूडेंट, ये हो गया हमारा स्टूडेंट। तो सिंपल सी बात है, टीचर जो है हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन पे होता है स्टूडेंट की। भले स्टूडेंट का कोई मन हो नहीं हो, उसकी विल हो या नहीं हो, अगर टीचर कहता है उसे कहीं ना कहीं उसे माननी पड़ती है। ठीक है। टीचर ने कहा है कि ऐसा, तो होगा वैसा ही, चाहे भले उसका मन कर रहा हो वैसा। ठीक है। तो अगर वो इस डोमिनेटिंग पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट से कोई कॉन्टैक्ट कर लेता है और उसका मन नहीं था ऐसा करने का। ठीक है। मान लो कि टीचर ने कहा कि तुम जो है अपने जो पेन है, मान लो टीचर को जो है स्टूडेंट से कुछ वर्क आया, ठीक है, कि तुम जो है मुझको ये सामान ला दो। टीचर ने कहा कि मैं तो भी जा नहीं पा रहा हूँ, तुम मार्केट से जो है मेरे लिए 10 पेन ले आओ। ठीक है। 10 पेन ले आओ। अब बच्चा मना कोई करेगा टीचर को? बच्चा जाता है वहाँ से 10 पेन ले आता है, जो कि 10 रुपये के थे ईच पेन। तो मतलब टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 100 रुपये। ठीक है। और टीचर ने उसके लिए उसके बदले पकड़वा दिए उसको कितने? ₹20 दे दिए उस स्टूडेंट को। अब बच्चा मना कोई करेगा उसे? अब टीचर की डोमिनेटिंग पोजीशन है, बच्चे कैसे मना करें? तो उसने जो है रख लिया और बच्चे ने बाद में कुछ कहा भी नहीं। तो टीचर ने क्या करा, अपनी जो डोमिनेटिंग पोजीशन है उसका इस्तेमाल करते हुए उसने जो है 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये में लेके एक अनफेयर एडवांटेज लिया है उसका। क्या किया? एक अनफेयर एडवांटेज लिया। ठीक है। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो ऐसी कंसेंट होगी, वो किससे मानी जाएगी? इंड्यूस हुई है, वो मानी जाएगी वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से की गई है।
तुम्हारा फर्स्ट क्लॉज बताता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है। ठीक है, इसका अब आते हैं इसके सेकंड क्लॉज पे। ठीक है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कब माना जाएगा इसमें बताया जाएगा। सेकंड क्लॉज में बताया गया है डीप में, और वो तो ओवरव्यू दिया है फर्स्ट क्लॉज में कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है, और क्लॉज 2 में बताया है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए हमारे पास कौन कौन से पर्टिकुलर्स होने चाहिए, क्या क्या हमारे पास एसेंशियल्स होने चाहिए कि जिसके वजह से हम कंसिडर करेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है या नहीं है। तो सेकंड क्लॉज कहता है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रिंसिपल अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। तो वर्ड आ रहा है इसमें डीम्ड टू बी इन अ position to dominate the will of another। कब माना जाएगा, तो आता है इसका पहला पॉइंट आता है ए, कहता है वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी। जब कोई पर्सन होल्ड करता है कौन सी, रियल या फिर अपरेंट अथॉरिटी। ठीक है, किसी और के ऊपर रियल या अपरेंट अथॉरिटी होल्ड्स करता है, और वो जो है एक दूसरे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आता है। कौन सी रिलेशनशिप है, फिड्यूशियरी। मतलब विश्वसनीय रिलेशन। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई ना कहीं विश्वसनीय रिलेशन होता है, किसी डॉक्टर या पेशेंट के बीच में विश्वसनीय रिलेशन होता है, एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में विश्वसनीय रिलेशन होता है। तो उनके बीच में फिड्यूशियरी रिलेशन होना चाहिए, और एक पर्सन होल्ड करता है रियल या फिर अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अनदर। ठीक है, तो पहला तुम्हारा होना चाहिए ये। ठीक है, या फिर अगर ये नहीं है तो और बी कहता है इसका, क्या कहता है बी, वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन। जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, कब, जब दूसरे पर्सन की जो मेंटल कैपेसिटी, उसकी जो मेंटल कैपेसिटी थी, ठीक है, वो या तो टेम्परेरी या फिर परमानेंटली अफेक्टेड थी। ठीक है, किस चीज़ से अफेक्टेड थी, या तो वो उम्र के साथ हो, एज, या फिर इलनेस, ठीक है, या फिर मेंटल बॉडीली डिस्ट्रेस। अगर इनकी वजह से एक पर्सन जो मेंटल कैपेसिटी उसकी अफेक्टेड थी इन वजहों से, और दूसरा पर्सन उसमें आके उसके साथ कॉन्टैक्ट करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाता है। ठीक है, अब एक पर्सन का हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो सड़क पे पड़ा है, उसको चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट। दूसरा पर्सन आता है, देखता है कि ये तो पड़ा है वहाँ पे, तो क्यों ना मैं इसकी हालत में फ़ायदा उठा के मैं इसके साथ कॉन्टैक्ट कर लूँ। तो ये कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हारा इलाज करवा दूंगा, तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी है या फिर तुम्हारी जो गोल्ड चेन है वो मुझको चाहिए। ठीक है, या फिर तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो मुझको चाहिए। तो इस पर्सन ने जो है इस पर्सन की कंडीशन को, जो उसकी मेंटल कैपेसिटी, अब इसको तो इलाज चाहिए, अब इसको तो ये है कि जिंदा रहूँगा तो कुछ चीज़ रहेगी, वरना फिर क्या फ़ायदा। तो ये पर्सन जो है इसकी कंडीशन का फ़ायदा उठाते हुए, ठीक है, तो इसके अनफेयर एडवांटेज ले लेता है। ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस से। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 16 का क्लॉज 2 कहता है। अब देखते हैं इसका थर्ड क्लॉज क्या कहता है। अब आते हैं इसके थर्ड क्लॉज पे। थर्ड क्लॉज को आप लिख लेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनसे आपका क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। कहता है वेयर अ पर्सन हु इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम एंड दैट ट्रांजेक्शन अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ इट or on the evidence adduced to be unconscionable
द बर्डन ऑफ प्रूविंग डेट सच कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस शैल बी अपॉन द पर्सन इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। तो थर्ड क्या कहता है कि हमने ये 2% पढ़े थे, हमने कहेंगे हमने एक पर्सन था हमारा ये जो कि डोमिनेटिंग पोजीशन पर था, है ना? तो एक पर्सन था हमारा ये जो कि डोमिनेटिंग पोजीशन पर था, और एक पर्सन थे जिसकी विल को डोमिनेट किया जा रहा था। तो थर्ड क्लॉज कहता है कि अगर ऐसे कोई लगता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से लगा है, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट को देखते सही फर्स्ट इंस्टेंस पे लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस से इनके बीच में क्रिएट हुआ है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से किया गया है या नहीं किया गया है, वो इस पर्सन के ऊपर होगा। वो किस पर्सन पे होगा? वो होगा इस पर्सन के ऊपर जो कि पोजीशन को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन को साबित करना पड़ेगा कि जो है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं किया गया है, वो फ्री कंसेंट से किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्लॉज कहता है। थर्ड क्लॉज में जो है एक लाइन आ रही है नेक्स्ट इसमें सेकंड पैराग्राफ में, नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। सबसे पहली बात ये है, इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा कब आया था? ये भी हमारा आया था 1872, और इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या थी? इसकी भी 1 सितंबर थी एनफोर्समेंट डेट, ठीक है। इसकी डेट भी 1 सितंबर थी एनफोर्समेंट की। तो इंडियन एविडेंस एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों एक ही दिन में एनफोर्स हुए थे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है सेक्शन 11 क्या कहता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, सेक्शन 16 में क्या था हमारा थर्ड क्लॉज में, कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है नॉट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, वो किसके ऊपर था? अभी ये सेक्शन 16 की बात चल रही है अभी, ठीक है। सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात चल रही है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ था कि किस चीज़ को लेकर कि नॉट जो कॉन्ट्रैक्ट था नॉट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, वो किसके ऊपर थी? जो कि पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पर था, ठीक है। तो और सेक्शन 111 कहता है, यहाँ पे तो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात रही है, वहाँ पर आ रही है कि गुड फेथ में, वहाँ पे सेक्शन 111 में बात चली कि 2 पर्सन हैं, ठीक है, एक डोमिनेटिंग पोजीशन पर है और दूसरे पर्सन की विल डोमिनेट होती है, जिस पर्सन की विल डोमिनेट की जाती है, एक डोमिनेटिंग पोजीशन पर हो गया, एक पर्सन की जिसकी विल डोमिनेट की जाती है, ठीक है। तो 111 बात करता है कि इस पर्सन को साबित करना पड़ेगा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गुड फेथ में किया गया है, गुड फेथ, गुड फेथ, ठीक है। बात दोनों सेम कह रहे हैं, एक बात कर रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ डेट नॉट कॉज्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस, और दूसरी बात करता है हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड इन गुड फेथ, ठीक है। ये बर्डन किसको ऊपर होगा? डोमिनेटिंग पोजीशन पर, जो पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पर है। सेक्शन 16 ये बात करता है हमारी, ठीक है। सेक्शन 16 बात करते हैं हमारा ये कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज नहीं किया गया है, और सेक्शन 111 इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है गुड फेथ में किया गया है,
हम इसमें देखेंगे हम इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन देखेंगे, कहता है अ मैन enfeebled by disease or age is influenced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional service. B employs undue influence। क्या है, एक पर्सन है जो कि क्या है, इलनेस या फिर एज की वजह से वो ग्रसित है। ठीक है, एक और पर्सन है जो कि है इसका मेडिकल अटेंडेंट। ठीक है, तो इस पर्सन को जो भी क्या किया है, इसने प्रोफेशनल सर्विस दी है। जो प्रोफेशनल सर्विस दी है इस पर्सन को, तो इस पर्सन से क्या लिया इसने, कुछ अनरीजनेबल अमाउंट ले लिया। तो अपनी प्रोफेशनल सर्विस के लिए अनरीजनेबल अमाउंट ले लिया, मतलब कि जो अमाउंट उसको लेना चाहिए था उससे उतना रीजनेबल नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा ले लिया है उसने। ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि इस पर्सन ने जो है अंडी इन्फ्लुएंस इस पे किया है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा इलस्ट्रेशन क्या कहता है इसका। कहता है ए बीइंग इन डेब्ट टू बी द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज कॉन्ट्रैक्ट अ फ्रेश लोन ऑन टर्म विच अपीयर्स टू बी अनकंसिडरेबल। इट लाइज ऑन बी टू प्रूव दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, एक हो गया हमारा ये रहा, ये कौन था, हमारा मनी लेंडर। दूसरा पर्सन था जिसे डेब्ट चाहिए था, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। ठीक है, बी ने जो है ए से पहले ही इसने मान लो 10,000 रुपीज़ ले रखे थे। ठीक है, अब बी को जो है इसको एक और चाहिए डेब्ट, इसको चाहिए एक फ्रेश लोन और चाहिए। ये जाता है बी के पास कि मुझको जो है मान लो कि मुझको ₹5,000 और चाहिए, इसको 5,000 की नीड हुई। ठीक है, अब चूंकि इसके ऊपर जो है पहले से इसका लोन था, तो ये क्या करता है, ए कहता है कि मैं दे दूंगा, ओके, बट मैं जो इस पर 100% इंटरेस्ट लगाऊंगा। मतलब तुम 5,000 रुपये ले लो, जब तुम वापस करोगे तो इसमें 100% कितना गया, 5,000 और, तो तुमको टोटल 10,000 जमा करने पड़ेंगे। मतलब 5,000 तो हमारा लोन हो गया प्लस 5,000 हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या था, जो मनी लेंडर था जिसने पहले से इसको लोन दे रखा था, तो कहीं ना कहीं ये क्या डोमिनेटिंग पोजीशन पर आ गया था ये। ठीक है, अब कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, तो ये जो दूसरा जो हुआ था हमारा, ये जो हमारा इंटरेस्ट था, ये हमारा किससे माना गया था, ये हमारा माना गया था कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट इलस्ट्रेशन, इसको हम लिखेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, कहता है ए अप्लाइज टू अ बैंक फॉर अ लोन एट अ टाइम व्हेन देयर इज अ स्टिंजेंसी इन द मनी मार्केट। The banker declines to make the loan except at an unusually high rate of interest. A accepts the loan on these terms. This is a transaction in an ordinary course of business and the contract is not induced by undue influence. ठीक है, ये क्या कहता है, एक बैंक था। ठीक है, ये क्या है, एक बैंक है। एक पर्सन जाता है, उसको चाहिए होता है लोन, नीड लोन। ठीक है, अब जब मार्केट में काफ़ी इंस्टिजेंसी थी, मतलब काफ़ी तनाव था मार्केट में,
ठीक है, मार्केट में जो पैसों को लेकर काफ़ी तनाव था। तो जब ये जाता है इसके पास, तो बैंकर क्या करता है, बैंकर अनयूजुअल हाई इंटरेस्ट रेट लगाता है। ठीक है, तो ये बैंकर इस पर हाई इंटरेस्ट रेट लगा देता है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो है कोर्ट ने इस चीज़ को जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं माना गया था, क्योंकि इसके पास, पर्सन के पास, सबसे पहली बात यहाँ पे कोई रियल और अपरेंट अथॉरिटी थी नहीं, क्योंकि इनके पास पहले कोई रिलेशन था ही नहीं। ठीक है, अगर हम प्रीवियस वाला केस देखते हैं तो इसने पहले से ही 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ले रखा था, मतलब लोन ले रखा था, जिससे कहीं ना कहीं ये जो है ये डोमिनेटिंग पोजीशन पर था। ठीक है, अब इसने जो दूसरा फ्रेश लोन लिया है, वो उसको जो इंटरेस्ट लगाया था वो जो अंडर इन्फ्लुएंस से माना गया था। क्यों? क्योंकि जब इसने 10,000 का लोन ले रखा था, कहीं ना कहीं इसकी जो है रियल या फिर अपेरेंट अथॉरिटी इस बी पर थी। ठीक है, अब इस केस में इसने पहले से कोई भी जो है लोन नहीं लिया है, इस पर्सन ने इस बैंक से कोई भी लोन नहीं लिया है। तो जब लोन नहीं है तो कोई भी इसके पास बाउंडेशन है नहीं कि वो इसी के पास जाए। ठीक है, तो कहीं एक पहली बात तो इसमें कहीं अपेरेंट, कोई अपेरेंट या फिर रियल अथॉरिटी है ही नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात कि इसके पास कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं थी कि वो सिर्फ इसी बैंक के पास जाए। इसके पास ऑप्शंस थे, इसके पास ऑप्शंस थे कि वो जो है दूसरे बैंक को भी अप्रोच कर सकता था। ठीक है, तो क्या हुआ, ना तो इसके पास इन दोनों के बीच में कोई रियल और अपेरेंट अथॉरिटी थी। ठीक है, दूसरी बात इसके पास ऑप्शन था कि वो दूसरे बैंक के पास भी जा सकता था, तो जिससे कि ये जो हाई इंटरेस्ट लगाया गया था वो जो है अंडर इन्फ्लुएंस से नहीं माना गया था। ठीक है, ये वाली बात आती है। तो ये हमारी इलस्ट्रेशन में, इनमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा केसेस। केसेस देखेंगे हम। तो पहला केस आता है हमारा मनु सिंह वर्सेस उम्मदत पांडे। साइटेशन इसकी ILR 1888 to 90 12 all 523। केस क्या हमारा, मनु सिंह वर्सेस उम्मदत पांडे, ILR। ठीक है, तो इस केस में क्या था, इसमें था एक स्पिरिचुअल गुरु था। ये था हमारा गुरु, जो हमारे साधु बाबा ये सब होते हैं ना, स्पिरिचुअल गुरु। ठीक है, तो स्पिरिचुअल गुरु था, और दूसरा पर्सन था हमारा डिवोटी। डिवोटी, दूसरा पर्सन था हमारा डिवोटी। ठीक है, एक मिनट। तो गुरु कहता है डिवोटी से, क्या कहता है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, तुमको जो है नेक्स्ट लाइफ में बेनिफिट प्राप्त होंगे, जो तुम्हारा अगला जन्म होगा तुम्हें वहाँ पे लाभ प्राप्त होंगे। ठीक है, बेनिफिट मिलेंगे तुम्हें अगले जन्म में, अगर तुम सारी प्रॉपर्टी मुझे दे देते हो। तो डिवोटी क्या करता है, डिवोटी जो है सारी प्रॉपर्टी जो है गुरु को दे देता है। ठीक है, तो क्या हो गया, गुरु कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग पोजीशन पर होता है डिवोटी के। जैसा गुरु ने कह दिया वैसे डिवोटी मान लेता है। जैसा आते ना केस वाले राम रहीम, या फिर वो हो गया हमारे
बहुत सारे निर्मल बाबा हो गए, ये सब वो जो कहते हैं डिवोटी मान लेते हैं जैसा वो कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिवोटिंग पोजीशन पे, डोमिनेटिंग पोजीशन पे माने जाते हैं। ठीक है, और ये इनकी विल को डोमिनेट किया जाता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन था प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन, ये माना गया था कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से किया गया है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट केस आता है, नेक्स्ट केस आता है हमारा रानी अन्नपूर्णी नाचियार वर्सेस स्वामीनाथा चेट्टियार। स्वामीनाथा चेट्टियार, इसकी साइटेशन लिखेंगे ILR 1909 1134 मद्रास 7। ठीक है, तो क्या है हमारा रानी अन्नपूर्णी नाचियार वर्सेस स्वामीनाथा चेट्टियार। ठीक है, इसमें क्या थी, एक इसमें हिंदू विडो थी, इसमें एक थी ये हिंदू विडो। ठीक है, तो इसको क्या थी, नीड थी किसकी, मनी की। किस लिए, टू इस्टेब्लिश हर राइट टू मेंटेनेंस। ठीक है, तो हिंदू विडो को जो है मनी की ज़रूरत थी काफ़ी। ठीक है, तो ये जाती है एक मनी लेंडर के पास, ये हो गया हमारा मनी लेंडर। ठीक है, तो ये मनी लेंडर के पास जाती है, तो मनी लेंडर इसकी जो है सिचुएशन का समझता है, और वो उसका फ़ायदा उठाते हुए, सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए हिंदू विडो का, तो ये पर्सन मनी लेंडर क्या लगाता है, इंटरेस्ट लगाता है उन पैसों पे, कितने, 100% इंटरेस्ट। जब ऐसा देखा कि इसको हिंदू विडो को जो है मनी की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है, तो ये इसकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए मनी लेंडर 100% का इंटरेस्ट लगा देता है। ठीक है, तो जब कोर्ट ने इस सिचुएशन को देखा समझा, तो कोर्ट ने कहा कि ये जो इंटरेस्ट है ये जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस में माना जाएगा। तो कोर्ट ने इसको जो है 100% इंटरेस्ट को रिड्यूस करके कितना कर दिया, 24% इसका इंटरेस्ट कर दिया। ठीक है, क्या था, एक हिंदू विडो थी, एक मनी लेंडर था, इसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो मनी लेंडर ने इसकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए 100% इंटरेस्ट लगा दिया। जब 100% इंटरेस्ट लगा दिया, तो कोर्ट ने देखा कि ये जो तुमने 100% इंटरेस्ट लगाया है ये तो एंटी इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो ये तो नहीं चलेगा, तो कोर्ट ने जो है इस 100% इंटरेस्ट को रिड्यूस करते हुए इसको 24% इंटरेस्ट कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट केस में, क्या कहता है हमारा नेक्स्ट केस आता है हमारा लक्ष्मी अम्मा वर्सेस तेलंगाना नारायणा, तेलंगाना नारायणा। ठीक है, इसकी साइटेशन है AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 1367। लक्ष्मी अम्मा वर्सेस तेलंगाना नारायणा, AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 1367। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई पर्सन नंबर ऑफ एलिमेंट से, ठीक है, सफ़र कर रहा है, कोई पर्सन है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट से सफ़र कर रहा है,
और वो उस एलिमेंट में वो अपनी होल प्रॉपर्टी, अपनी होल प्रॉपर्टी किसको कर देता है, अपने किसी सन को कर देता है। ठीक है, और जो बाकी के सन जो हैं, इसके जो बाकी के बेटे हैं, वो बस मुंह देखते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में सारी प्रॉपर्टी कोई एक ही सन को कर दे ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट ने यहाँ पर जो है प्रिज्यूम किया था कि ये जो ऐसा ट्रांजैक्शन है होल प्रॉपर्टी का सिर्फ एक ही सन को, एक्सक्लूडिंग द अदर सन्स। ठीक है, तो ऐसा ट्रांजैक्शन कोर्ट ने रखी है अनड्यू इन्फ्लुएंस, यहाँ पे हम प्रिज्यूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ने इसको प्रिज्यूम किया था। ठीक है, बाद में अगर इसकी कोर्ट की रूलिंग जो आती है वो बात की बात है। ठीक है, तो इसमें इस केस में बस ये हेल्ड हुआ था कि ऐसे ट्रांजैक्शन को देख के हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा ट्रांजैक्शन जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस से माना जाएगा। क्योंकि अगर एक गिफ्ट है तो यूजुअली ऐसे गिफ्ट होते नहीं हैं कि बाकी बच्चों को बेदखल करके सिर्फ एक ही बच्चे को हम जो है सारी प्रॉपर्टी दे दें। ठीक है, तो ये इस केस में ये वाली बात आई थी। अब आता है नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस आता है हमारा अन्नपूर्णा बालिकदाई वर्सेस इंदाबेवा AIR 1995 ओडिशा 273। ठीक है, क्या अन्नपूर्णा बालिकदाई वर्सेस इंदाबेवा AIR 1995। ठीक है, तो इसमें कहता है डीड एग्जीक्यूटेड बाय इलेजिटिमेट वुमेन, burden is on the other party to prove that the terms were fair and equitable, that she had independent and the document was explained to and understood by her। ठीक है, क्या था कि एक थी हमारी इलिटरेट और पर्दनशीन लेडी, एक तो ये इलिटरेट थी, ऊपर से कौन थी ये पर्दनशीन भी थी। पर्दनशीन मतलब कि जो घूंघट घूंघट करती है, पर्दे में रहती है ना। तो एक हो गई है, दूसरी पार्टी हो गई ये। ठीक है, तो इसमें खाता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो इस पार्टी के ऊपर होगा कि उसने जो सारी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जो भी कंडीशंस थी वो सब इसको अच्छे से समझा दी थी। ठीक है, और जो है वो इसके द्वारा अंडरस्टूड की गई थी अच्छे से। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, ऐसे इस पर्सन के ऊपर होगा। जो पर्दनशीन वाली केस होते हैं उन सब में हमेशा अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है। ठीक है, अगर कोई पर्दनशीन या फिर लिटेड वुमेन्स अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी इसकी सिचुएशन को, पर्दनशीन वुमेन्स को लेकर कि अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है, और बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा दूसरी पार्टी के ऊपर होगा। अगर एक पार्टी पर्दनशीन है और दूसरी पार्टी कोई और है तो दूसरी पार्टी के ऊपर ही होगा ये प्रिज्यूम करना, मतलब प्रूव करना कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बात हमारी अन्नपूर्णा बालिकदेवी वर्सेस इंदाबेवा में कही गई थी। अब एक हमारा आता है लास्ट केस, इसमें वो है हमारा शेख इस्माइल वर्सेस आमिर बीबी 1902। ठीक है, क्या क्या केस हमारा, शेख इस्माइल वर्सेस आमिर बीबी, ये 1902 का केस है। ठीक है, तो इसमें भी यही बात बताई गई थी जो अन्नपूर्णा बालिकदाई वाली बात केस में कही गई थी। ये कहता है वंस इट इज शोन दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद द पर्दनशीन वुमेन द लॉ प्रिज्यूम अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि अगर एक पर लेडी जो है पर्दनशीन है, ठीक है, और दूसरा पार्टी कोई और है, तो लॉ प्रिज्यूम कर लेगा कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, द बर्डन लाइज ऑन द अदर पार्टी टू शो दैट नो अनड्यू इन्फ्लुएंस वाज यूज्ड।
डैट द कॉन्टेंट वॉज फुल्ली एक्सप्लेन टू हर एंड शी फ्रीली कंसेंटेड। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इस पार्टी को ऊपर होगा कि उसने जो है सारा कॉन्टेंट समझा दिया गया था और इस पर्दनशीन वुमेन ने जो है अपनी फ्री कंसेंट दी थी, अपनी फ्री कंसेंट दी थी। तो इस वाले केस में भी यही बात कही गई थी। ठीक है, तो ये हमारा अंडी इन्फ्लुएंस कंप्लीट होता है।